बहुत ध्यान से एयरफोर्स को सोचने की ज़रूरत है अभी तो। फ़र्क क्या है कि वहाँ 20 और 25 साल लगना के बाद उनके पास एक प्रोडक्ट था। हुँ। हमारे साथ क्या हो गया, हमने 20 और 25 साल लगाए लेकिन हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आया। बातें आपकी वही हैं अभी भी, है ना? टू फ्रंट वॉर, एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ चीन होगा, हम दोनों से निपटेंगे। पैसा आपके सऊदी अरब के पास बहुत है, उन्होंने कितने हाँ, जेट्स बनाए आज तक के। आपके पास में 270 के करीब सू-30 एमकेआईज़ हैं जो बैकबोन है आज के डेट में एयरफोर्स का। बोल रहे हैं कि 2028 तक या हुँ। 2030 तक अगर हम देखें तो ये आमका वाला प्रोजेक्ट हमें दिख सकता है। आम का 2035 हाँ, जाएगा। 35 आज से जाएगा। 10 सा मतलब अगर अगर उसमें बहुत हुँ, बड़ा अगर है, अगर वो करंट जो आपकी टाइमलाइन्स जो हमें बताई गई हैं, फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि इन दोनों में से कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। अपना अब ये चलता है। 3 एक्सट्रीमिटीज़ में ये तीनों बैड ऑप्शंस हैं। हुँ, लेकिन अगर आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम तुलना करें, हो सकता है कि एलसीए तेजस मार्क 1 ए एक बेहतर एयरक्राफ्ट हो हुँ। जेएफ-17 ब्लॉक 3 से। लेकिन अगर आप एक प्रोग्राम की मैच्योरिटी को देखें या एक प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा है, तो प्रोग्राम जेएफ-17 का ज़्यादा सक्सेसफुल है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया, मेरे साथ है निखिल। आप खबरगाँव का डिफेंस से जुड़ा शो फौजी देख रहे हैं। फौजी के पिछले एपिसोड में हमने मिग 21 के बारे में चर्चा की। मिग 21 की 2 स्क्वाड्रंस रिटायर हो चुकी हैं। आइडियली इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रंस का स्ट्रेंथ 42 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 31 था। मिग 21 रिटायर होने के बाद ये नंबर 29 पर आ गया है। इसी गैप को थोड़ा पेस में लाने के लिए और थोड़ा भरने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री जो है पिछले कुछ महीनों में डील्स कर चुकी है कई तरह की। 114 रफाल्स का प्रपोजल भी डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसके अलावा तेजस मार्क 1 के लिए 62,000 तकरीबन 62,000 करोड़ की डील जो है वो हाल के साथ की गई है। और अब ये खबर आई है कि एएमसीए प्रोग्राम जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए भी कंपनीज के लिए बिडिंग हो रही है कि ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है उसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन जो है उसकी की जाए। आज के फौजी के एपिसोड में हम इन्हीं डील्स के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर फ्लीट कहाँ तक पहुंची है और उसका क्या अपडेट चल रहा है, और एएमसीए प्रोग्राम को लेकर भी अब क्या नए अपडेट्स आए हैं। तो निखिल, मेरा सबसे पहले यही सवाल हुँ, है कि अब मुझे जितना मुझे समझ आ रहा है कि दो चीजें पैरेलली चल रही हैं। एक तो हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो गिरता जा रहा है, जी, और दूसरा हम लोग डील्स कर रहे हैं लेकिन उनका आउटकम हमें 10 या मिल नहीं 15 रहा है। साल के बाद हुँ, मिलेगा। रफली अगर हम देखें, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट सोच कर चलें, तो क्या आपको जो लगता है कि जो मोमेंटम अभी बनाने की कोशिश हो रही है उसे हुँ, थोड़ा पहले करना चाहिए था, और हमारी फ्यूचर फ्लीट अब जो होने वाली चाहिए हुँ। थी वो अभी नहीं है? देखिए, दूसरे जो हिस्सा है आपका सवाल का फ्यूचर फ्लीट नहीं है, वो तो इट्स वेरी ऑब्वियस लोगों हुँ, को वो दिख भी रहा है। ये इस एपिसोड में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम एसेंशियली जो फ़ौजी का पहला एपिसोड था, उसी पर बिल्ड करना हुँ, चाह रहे हैं, है ना? हम यही देखना चाह रहे हैं कि हमने मिग 21 को एक फेयरवेल दिया और उसके बाद में एयरफ़ोर्स कहाँ खड़ी है और कहाँ जाना चाहती है, जहाँ जाने की वो बात कर रही है उसके लिए उसके पैर कितने ज़मीन पर हैं, है ना? कितना सीरियस एफ़र्ट आपको दिख रहा है, चाहे वो एमओडी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो खुद एयरफ़ोर्स भी हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 42 स्क्वाड्रन्स की हम बात करते हैं। एक टू फ्रंट वॉर की स्थिति को इमेजिन किया गया। बाय द वे ये 42 स्क्वाड्रन्स का जो नंबर है, बहुत पुराना है। हुँ, बहुत पहले ये प्रोजेक्शंस लगाए गए थे कि कितने स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत होगी, वहाँ से 42 आता है। कभी ये रहा नहीं 42, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नहीं रहा है। 42 का नंबर हमने हिट कभी नहीं किया। तो ये एक मतलब जिसको पाई इन स्काई उसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ है। लेकिन फिर वो एक जिसको कहते हैं ना कि वो एक ऐसा टारगेट सेट है कि जिसको आप एस्पायर करते रहें, एक एस्पिरेशनल टारगेट अगर आप उसको बोलो। तो आपने ठीक कहा कि पहले 31 थे, अब 29 हो गए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन 29 स्क्वाड्रन में से कितने स्क्वाड्रन्स काम के हैं। हुँ, काम के हैं इन द सेंस क्योंकि अलग-अलग एक एरे ऑफ एयरक्राफ्ट्स है आपके पास में, ठीक? तो आपके पास में 270 के करीब सू-30 एमकेआईज़ हैं जो बैकबोन है आज की डेट में एयरफोर्स का। 15 या 16 स्क्वाड्रन ये होते हैं। फिर आपके पास में 50 या 51 मिराज 2000 हैं, 3 स्क्वाड्रन हैं ग्वालियर में। फिर आपके पास में 2 स्क्वाड्रन रफ़ाल के हैं, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, हुँ, ठीक? और आपके पास में 2 स्क्वाड्रन एलसीए मार्क 1 के हैं, है ना? जो एफओसी क्लीयरेंस के साथ में जो 2 हमने स्क्वाड्रन 18 और स्क्वाड्रन नंबर 45 ये 2 हमने
रेस किए थे, तो ये आपके कितने हो रहे हैं? अगर 15 मैं Su-30 के लगाता हूँ, 3 18, 2 20 और 2 22, तो हम जो 29 स्क्वाड्रंस भी हम बोल रहे हैं, उसमें से 22 या 23 ही ऐसे हैं जो एयरफोर्स में एक लंबे समय तक के एयरफोर्स उनको देखती है अपनी फ्लीट में। इसके अलावा जितने एयरक्राफ्ट्स हैं आपके पास में, चाहे वो मिग 29 हो, है ना? आप उसमें मिराज को भी इंक्लूड कर लीजिए। इसको बहुत लंबे समय तक के एयरफोर्स अपनी फ्लीट का हिस्सा नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जिस समय इंडक्ट किए गए थे, उस समय के लिए ठीक थे और एक समय अब इनका आ रहा है धीरे-धीरे। जैसे जो मिराज 2000 हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें डार्न अपडेट वाले वो हैं। तो हम किसी तरह से उसको लेके आए हैं, है ना? 1980 से हम उसको 2025 में लेके आ गए हैं। लेकिन फिर इसकी एक लाइफ़ है, एक शेल्फ लाइफ़ है जो कभी न कभी एक्सपायर करेगी। तो आप ये देख रहे हो कि जो 29 स्क्वाड्रन्स भी आप कह रहे हो, उसमें से भी आपके पास में 20 या 22 ही स्क्वाड्रन्स की इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है। और इस 20 या 22 स्क्वाड्रन की इफ़ेक्टिव फ्लीट में से आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि अवेलेबिलिटी क्या है। हुँ, ये नहीं होगा कि मान किसी एक स्क्वाड्रन में 16 या 18 फाइटर्स होते हैं। ये 16 या 18 हम हर वक़्त उड़ने के लिए रेडी होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मेंटेनेंस में होंगे, कुछ ओवरहॉलिंग के लिए गए होंगे, कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस में होते हैं कि इतने नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स के बाद में आपको इतनी मेंटेनेंस चाहिए। किसी में हो सकता है कि कोई एक अनफ़ोर्सीन कोई दिक्कत आ जाती है। आपकी गाड़ी के साथ भी ये होता है। एक आप नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए गाड़ी को लेके जाते ही हैं सर्विस करवाने 5 महीने, 6 महीने में 1 बार। लेकिन गाड़ी कभी-कभी बीच में भी तो खराब होती है। हुँ, ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं और जो सू-30 हमने जिसको बैकबोन कहा नंबर्स की वज़ह हुँ, से उसके, इसका अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। हुँ, तो आप ये देखिए कि जो हम 29 भी जिसको हम बोल रहे हैं वो 29 भी नहीं है। आपके पास में उतनी फ्लीट भी नहीं है और बातें आपकी वही हैं अभी भी, है ना? टू फ्रंट वॉर, एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ चीन होगा, हम दोनों से निपटेंगे। तो ये मैथ बिल्कुल भी जो आजकल एक जुमला चल रहा है यूएस से, है ना? कि मैथ इज़ इन मैथिंग, ये हुँ, उस तरह की ये बात है कि अगर इन नंबर्स के साथ में अगर आप लड़ाई में उतरना चाहते हो, तो फिर वही है जो हमने पहले भी कहा है कि वो सिर्फ़ बहादुरी बचेगी फिर हमारे पास में लड़ने के लिए, हथियार नहीं होगा और उसी स्थिति में हम खड़े हो जाएँगे। अब इसको प्लग करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपने फ्यूचर फ्लीट की बात की। प्लग करने के लिए एयरफोर्स और भारत सरकार या डीआरडीओ कह लीजिए या एचएएल कह लीजिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी अब तो आ गए हैं। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं। हुँ। कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? 170 एलसीए तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दे दिए गए हैं, हाँ, है ना? वो तो देते पहले अभी कुछ दिन पहले एचएएल के साथ में जो डील। 96 बाद में जो आए उनके लिए भी हो गई डील। हुँ, तो अब टोटल ऑर्डर बुक हो गई है उनकी 170 तेजस मार्क 1 ठीक है? ये बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, उसकी डिलीवरी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल फरवरी में हो जाती, लेकिन इस साल के एंड तक हो जाएगी, अब ऐसा बता रहे हैं। इंजन्स लेट हो गए थे। फिर उसके बाद तो ये अभी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, जो 170 एलसीए मार्क 1 हम हुँ, बोल रहे हैं, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें भी 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास में, एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट 84 जेट्स का, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है 96 जेट्स का और नए कॉन्ट्रैक्ट में कह रहे हैं कि कुछ अपग्रेड्स होंगे, 67 नए आइटम्स होंगे जो पिछले डील में नहीं थे। इस तरह की कुछ-कुछ और पहले ऐसा था कि जो एलसीए तेजस है उसमें हम इज़राइली रडार यूज़ कर हुँ, रहे थे। मतलब जैसा आपने जेट डिज़ाइन किया उसके लिए ठीक है। जो ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उनकी पूरी कोशिश है कि इसमें उत्तम ऐसा ही लगे जो हमारा जो हिंदुस्तान में डोमेस्टिकली हमने मैन्युफैक्चर किया है, यहाँ बना हुआ ऐसा रडार है। इस तरह के उसमें बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनस कंटेंट आप बढ़ा रहे हैं। तो अभी उसमें टाइम है, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे एचएएल आए उसके लिए टाइम है। पहले एचएएल को अभी पहला कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने 86 जेट्स का हाँ, वो भी पूरा नहीं जो हुआ। छ माफ़ कीजिए 84। 84 जेट्स का उन्होंने डील साइन की थी। उसको ही उनको अभी पूरा करना है। उसका पहला एयरक्राफ्ट अभी वो दे नहीं पाए, हम उसमें डिटेल में आगे बात कर लेंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस है। 114 रफ़ाल्स के लिए इंडियन एयर फ़ोर्स ने एमओडी को एक रिटन सबमिशन दे दिया है। तो अब उसमें वो पेपर वर्क होगा, वो जो अलग-अलग विभाग हैं आपके रक्षा मंत्रालय के, हुँ, उसमें वो प्रपोज़ल स्टडी किया जाएगा। उसके बाद में फिर एओएन है, ईओआई मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी करके एक सरकार एक डॉक्यूमेंट देती है कि हाँ, हमको ये जेट आपको लेने हैं। फिर उसके बाद में एक आरएफआई निकलेगा, तो उसकी वो कागज़ी कार्रवाई चलेगी। ऐसा कह रहे हैं कि अगले साल शायद
ये डील अगर ऐसा ही होना 114, आई डाउट ऐसा ही होगा, लेकिन जो भी होगा उसका नंबर मुझे नहीं लगता 114 होगा, लेकिन जो भी डील होगी वो अगले साल होगी ऐसा कह रहे हैं। ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है ना, 2 लाख करोड़ का। फिर तेजस मार्क 2 है। तेजस हुँ। मार्क 2 के अभी जो पहले प्रोटोटाइप पे हिंदुस्तान में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 60% के आसपास वो बन गया है और कुछ 10 एक हज़ार करोड़ की फंडिंग सरकार ने वहाँ भी दी हुई है और उसकी अपनी एक टाइमलाइन है जिस पर हम आगे बात कर लेंगे। इसको अभी फ्रक्टिफाई होने में समय है। 170 एलसीए, 114 रफाल, तेजस मार्क 2 डेवलपमेंट में है, आर्म का। ये अभी इनका प्रोटोटाइप भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे अभी बिड्स पर बात चल रही है हाँ। प्रोटोटाइप के लिए। उसमें सरकार ने कहा था कि हम 2 पार्टनर्स को चुनेंगे, 2 कंसोर्शियम्स को चुनेंगे। वो प्राइवेट सेक्टर के हो सकते हैं या पब्लिक सेक्टर के हो सकते हैं। अलग-अलग कंपनियों ने पार्टनरशिप की है, मैं आगे बता भी दूँगा। 7 प्राइवेट कंपनीज़ थी, 7 टोटल कंपनीज़ थी, उसमें से 6 प्राइवेट हैं और 1 एचएएल है। तो एचएएल तो आपकी पीएसयू है। तो इनको 15,000 करोड़ दिए जाएँगे, 2 कंसोर्शियम्स को चुना जाएगा, है ना? कि टीम ए, टीम बी होगी और फिर इनको मिल कर के 5 प्रोटोटाइप्स बनाने हैं। तो ये भी एक अभी लंबा इसको समय है। तो हमें ये देखना है कि एयरफ़ोर्स का जो बजट है, जितना पैसा हमारे पास में एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, ठीक है, उसमें कुछ आर-एन-डी का कुछ बजट होता है, कुछ रेवेन्यू बजट होता है, कुछ कैपिटल एक्विज़िशन का बजट है, जहाँ से ये रफ़ाल खरीदे जाएँगे, तेजस खरीदे जाएँगे। उसी में से इसके लिए पैसे जाना है। अब हमारे मन में ये सवाल है कि इसमें से कितने प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास पैसा है, हुँ। इसमें से कितने प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास एनर्जी है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ पैसा आपके सऊदी अरब के पास बहुत है, उन्होंने कितने हाँ। जेट्स बनाए आज तक के। तो उसके लिए एक अलग बेंट ऑफ माइंड, एनर्जी और अप्रोच की ज़रूरत है। वो है और आपके पास कितना टाइम है। तो इन 3 चीज़ों को जब आप देखते हैं तो बहुत अच्छी पिक्चर आपके सामने उभर के नहीं आती है। हम फ्यूचर जेट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कितने जेट्स की बात कर रहे हैं, कौन से जेट्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारा जार्गन आप डिफेंस का अगर ट्विटर चेक करेंगे, बहुत जार्गन वहाँ फ्लोट कर रहा है। ऐसा हो जाएगा, इतनी प्रोडक्शन लाइन, उसके अंदर ये ऐसा पैनल, ये इंटरऑपरेबिलिटी, बहुत इंग्लिश है वहाँ पे, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं है। ट्रू। कि एग्ज़ैक्टली हम करने क्या वाले हैं। कल को अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे हुँ। सामने वो चुनौती यकायक हमारे सामने आ गई और हमारी फ़ोर्सेस को तुरंत मोबिलाइज़ करना हुँ। था। तो वहाँ पे आपके पास फिर कि अब क्या करें, कुआँ खोदने का उस समय नहीं होता है। तो आपको देखना है कि क्या ऐसी चीज़ों के लिए आप तैयार हैं और जो सूरत उभर के आ रही है वो बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं है। मैं और एक-एक करके आप पूछेंगे तो मैं मैटर एक-एक ऑफ प्रोग्राम का बता सकता हूँ। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि अगर हम प्रोक्योरमेंट की भी बात कर रहे हैं कि जी। हम रफाल ले रहे हैं या कुछ हुँ, भी ले रहे हैं तो हम 4.5 हुँ, जनरेशन वाले जेट्स पर ज़्यादा एस्पायर कर रहे हैं। हुँ, लेकिन बाकी देश जो है 6th की टेस्टिंग कर रहे हैं, हुँ, 5th वाला उनके पास आ ही चुका है और हम उस मुकाबले में भी पीछे हैं और 5th अपना बनाने में भी बहुत पीछे हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 2028 तक या हुँ। 2030 तक अगर हम देखें तो ये आमका वाला प्रोजेक्ट हमें दिख सकता है, कुछ उसकी पिक्चर दिखेगी। आम का 2035 हाँ, जाएगा। 35 आज से जाएगा। 10 सा मतलब अगर अगर उसमें बहुत हुँ। बड़ा अगर है, अगर वो करंट जो आपकी टाइमलाइन्स जो हमें बताई गई हैं, अभी क्या होने वाला है, जैसे हमने पहले भी कहा, इन कंपनियों ने अपने कंसोर्शियम्स बनाए, जैसे हुँ, ग्रुप बना लिए, हुँ, है ना? जैसे एल-एन-टी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक हुँ, बनाया, टाटा मतलब मेजॉरिटी उन्हीं के पास रहेगा, वो कुछ छोटे पार्टनर्स को साथ लेंगे। बीईएमएल एक कंपनी है सरकारी, उन्होंने भारत फोर्ज के साथ किया, जो कल्याणी समूह है हुँ। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उन्होंने भी अपना एक कंसोर्शियम बनाया। तो इस तरह से कई टीम्स ने अपनी बिड किए हैं। अब इसमें से किसी 2 को चुना जाएगा और फिर प्रोटोटाइप आएँगे बनाएँगे ये लोग, इनको कुछ पैसा दिया जाएगा और फिर वो प्रोटोटाइप उड़ेंगे। उनके सर्टिफ़िकेशन में टाइम लगेगा। फिर एयरफ़ोर्स और सरकार मिलकर के इन 2 प्रोटोटाइप्स में से हो सकता है किसी एक को चुनें और फिर क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो एक स्लाइट वेरिएशन के साथ में वो 2 तरह के जेट्स अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से फिर जो जो बेहतर नतीजे पे जहाँ पहुँचेंगे, हुँ। उसका सीरियल प्रोडक्शन होगा। अगर मेरे मतलब जो मेरा ये असम्पशन अगर सही है, तो इसी तरह काम होना है। तो 2035 से पहले तो कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि हम प्रोक्योरमेंट में 4th जनरेशन जेट्स के बारे में सोच रहे हैं और जिन लोगों से आपका कंपटीशन है, चाइना है, वहाँ जे-20 है, जे-35 वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, अब इंडिया में एक
एक प्रयोग चल रहा है वो। हाँ, आप बहुत सारे जेट्स के जैसे रफ़ाल को हमारे यहाँ 4.5 जनरेशन बोलने की एक हुँ, परंपरा पड़ी है ना? जो तेजस मार्क 2 होगा उसको भी लोग कहते हैं कि 4th जनरेशन प्लस प्लस, या हाँ, उसको भी कहते हैं 4.5 जनरेशन। अब इस चीज़ से मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ये जो लिंगो है 4.5 वाली, ये आपको वहीं मिलेगी जहाँ पे एक 5th जनरेशन जेट है नहीं। हुँ, आप यूएस जाएँगे, यूएस में देयर आर 4th जनरेशन जेट्स, देयर आर 5th जनरेशन जेट्स, है ना? नथिंग इन कुछ बिटवीन। इनकी कुछ कैपेबिलिटीज़ थी, फिर जब वो स्टेल्थ लेके आए, स्टेल्थ एक नई चीज़ थी, हुँ, है ना? लो ऑब्जर्वेबिलिटी वाला जो गुण था वो एक नई चीज़ थी, तो उन्होंने उसको एक एक अलग जनरेशन का नाम दिया, 5th जनरेशन उसको कहा। अब जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट होता है कि भई अब मेरा कोई माँ नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को लोग बोलें कि ये क्लास में पीछे है। तो इसीलिए फिर वो उस प्रेशर में फिर ये 4.5 जनरेशन टाइप की भाषा आती है। मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि 4.5 जनरेशन जैसा कुछ हो सकता है। हुँ, जब तक कि आप 5th जनरेशन में हो नहीं, आप उस तरह के जेट्स को नहीं बना पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक 4th जनरेशन जेट में 2 चीज़ें ऐड कर रहे हो उसे या 4.5 3 चीज़ें ऐड, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। दुनिया का जो आप जितनी ये 4 जनरेशंस गई हैं, उसमें हर जनरेशन के जेट्स में, चाहे वो पिस्टन वाले रहे हों, चाहे वो जेट एज के रहे हों, है ना? चाहे वो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट रहे हों, चाहे वो रोटर्स रहे हों, हर तरह के प्रोडक्ट में, है ना? चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, पैसेंजर जेट हो, एक आपने आप किसी को पिक कर लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एलिस ध्रुव है, हुँ, उसके आप निकाल रहे हैं माक 1, माक 2, माक 3, उसमें कोई जनरेशनल गैप शिफ्ट नहीं आ गया है हुँ, उस एयरक्राफ्ट में। हमने क्या किया है, उसके उन्नत बेहतर संस्करण हम बनाते जा रहे हैं। लेकिन उससे क्या वो एक नया एयरक्राफ्ट बन जाता है? ये स ये बिल्कुल ऐसे सोचने ही वाली चीज़ है। मैं नहीं बहुत ज़्यादा इस तरह से एग्री करता हूँ कि 4.5 वाली बहस में हमको पड़ना चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें अब हम फ़िलहाल अभी जहाँ हैं, हम 4th जनरेशन जेट्स उड़ा रहे हैं। हम 4th जनरेशन जेट्स को हमने प्रोग्राम्स चला रखे हैं। हम 4th जनरेशन जेट्स को खरीदना चाह रहे हैं। रही 5th जनरेशन जेट की बात, तो वो अमेका है फिर, हाँ, है ना? और जिसके बा एक बीच में बात ये भी चल रही थी, ट्विटर पे अभी ये बहस बहुत तगड़ी है कि हमको 1 या 2 या 3 स्क्वाड्रन ले लेने चाहिए सू-57। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि आर्म का प्रोग्राम जो है, हाँ। मैं यही देख जितना भी एमएमआरसीए हो गया, हम हुँ। लोग डील साइन करते हैं, बीच में वो रुक जाती है, उसके बाद हम लोग उससे एब्सटेन हो जाते हैं और फिर अपना नया चालू करते हैं। इसके साथ भी यही स्टोरी थी आर्म का प्रोग्राम के साथ, 2010 में रशिया के साथ एक ये था। पाक-फा बोलते थे इसको तब, हाँ, तब उस टाइम पे। रशिया के तो साथ आम का तो चलो कोलैबोरेशन। इंडिजिनस हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी बात है। हुँ, ये पाक-फा करके एक प्रोग्राम बहुत पुराना है ना, हुँ, और एफजीएफए कहते थे, हुँ, 5th जनरेशन फ्यूचर एयरक्राफ्ट। हाँ, और हिंदुस्तान ने बहुत पैसा खर्च किया बाय द वे, ये पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को। हमने रूस के साथ मिल कर के बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम लगाया। 2-3 चीज़ों पे बात खराब हुई थी। जो आज सू-57 नाम से जो हुँ, रशियन एयरफ़ोर्स जेट यूज़ करती है, उस प्रोग्राम का इंडियन एयरफ़ोर्स और जो भारत की जो लैबोरेटरीज़ हैं, वो हिस्सा हुआ करती थी। हुँ, बात खराब कहाँ हुई? कुछ फ़िलॉसफ़ी और डॉक्ट्रिन के लेवल पे था और कुछ प्राइसिंग को लेके था। इंडियन एयरफ़ोर्स का ये आग्रह था कि अगर हम एक इतना बड़ा जेट ले रहे हैं, है ना? और उस इतनी उसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो फिर उसका प्राइस ज़्यादा होगा, वो इस चीज़ को लेकर के मानसिक रूप से तैयार थे। लेकिन जितना प्राइस तब पर यूनिट उनको बताया गया, उस चीज़ को लेके वो कन्विंस नहीं थे। दूसरा, जो डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी वाली बात है, रशियन एयर फ़ोर्स ने हमेशा से एक सिंगल एक 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 सिंगल पायलट वाले जेट की कल्पना की थी, है ना? कि एक कॉकपिट में एक पायलट बैठेगा। हुँ, इंडियन एयर फ़ोर्स एक सू-30 जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहती थी कि एक पायलट हो हुँ, और एक वेपन्स ऑफिसर हो, यानी हुँ। 2 पायलट्स हों जो आगे-पीछे बैठते हैं जैसे सू-30 में होता है। तो इ इस तरह के कई डिफरेंसेस थे, और सुपर क्रूज़ वाला भी कुछ था कि फिर उसकी कैपेबिलिटीज़ को लेके था। हाँ, इनको चाहिए था सुपर क्रूज़ विदाउट हाँ, आफ्टरबर्नर्स। विदाउट आफ्टरबर्नर्स। सादी भाषा में उसका मतलब ये है कि जो जो जेट इंजिन्स लगे होते हैं फाइटर जेट्स में, उनमें आफ्टर मतलब उस इंजन को ज़्यादा, जैसे आप कह लीजिए, अब लोग नीड फॉर स्पीड में लोगों ने देखा ना नाइट्रॉक्स हुँ, वाला, उस तरह का है। पैरेलल अगर आप फाइटर जेट्स में लेके जाओ तो आफ्टर बर्नर्स के साथ में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी के साथ में ये होता है कि जब आप ज़्यादा एनर्जी इंजन से लेंगे, तो 1 ज़्यादा वेयर एंड टियर होगा, 2 वो फ्यूल भी ज़्यादा बहुत लेगा, ज़्यादा तो फ्यूल। आपकी इफेक्टिव रेंज फिर नीचे आ रही है। एयर फ़ोर्स एक इस तरह के इंजन को चाहती थी,
उसमें सुपर क्रूज हो, यानी वो हम्म। साउंड बैरियर के पार जाए विदाउट यूजिंग आफ्टर बर्नर्स। मतलब उस इंजन को ज़्यादा तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उस इंजन को ज़्यादा टेम्परेचर पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उस इंजन का वेयर एंड टेयर नहीं बढ़ रहा है, उस इंजन का जो फ्यूल गज़लिंग है कि कितना वो तेल पी रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है और फिर भी वो सुपरसोनिक स्पीड पे क्रूज़ कर सके। तो ये एक रिक्वायरमेंट उनको उस समय दिख नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, लेट अस पार्ट वेज़। क्या ये भी एक कंसर्न था कि रशिया खुद उसे अपने उसमें डिप्लॉय नहीं कर रहा है कई ऑपरेशंस में, तो बना हम ही नहीं क्यों? था। हाँ। हमने मतलब जैसे उसको उसके उसके पूरी तरह से पाकफा के पूरी तरह फ्रक्टिफाई होने से पहले ही हम अलग हुए ना। हम्म। तो हम जब प्रोग्राम से अलग हुए तो फिर उन्होंने अपनी टाइमलाइंस पे किया। सू 57 को लेकर के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है आज देखिए, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें ना सू 57 लेना चाहिए, ना कोई और स्टेल्थ जेट लेना चाहिए, हमको आमका की तरफ जाना चाहिए और हमको अभी रफ़ाल ले लेना चाहिए। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि नहीं-नहीं ये सब आप चलने दो, हम मार्क 1, मार्क 2 बना ही रहे हैं। ऐसा करते हैं कि 2-3 स्क्वाड्रन F-35 लेके आते हैं हम्म। यूएस से। ताकि वो बैलेंस हाँ, हो जाए चीजें। फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि इन दोनों में से कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है चलने दो। अपना अब ये चलने दो। 3 एक्सट्रीमिटीज़ में ये तीनों बैड ऑप्शंस हैं। हमको कम ल बैड वाला चूज है ना? करना। लेकिन इसमें वर्स्ट पॉसिबल जो कॉन्फ़िग हो सकता है, उसमें यही है कि आप सू 57 लेना रशिया से और F-35 लेना यूएस से। हम्म। उतने ही घटिया ऑप्शंस हैं और घटिया हम ऐसा नहीं है कि बिना सोचे इस बात को कह रहे हैं। F-35 एक प्रूवन प्रोडक्ट है आज की डेट में, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन F-35 हमारा जो अभी का फाइटर मैट्रिक्स है इंडियन एयर फ़ोर्स का, जिस जिन डॉक्ट्रिन्स पे हम काम करते हैं, जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, जो हमारी मेंटेनेंस फिलॉसफी है, उसको वो सूट नहीं करता है। हमारा जो फाइटर इकोसिस्टम है हम्म। ना? जिस तरह के रडार के साथ हम काम करते हैं, जिस तरह के डेटा लिंक्स हम यूज़ करते हैं, उसमें F-35 प्लग एंड प्ले नहीं है। हम्म। मतलब वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम आपके लिए बन जाएगा कि फिर लोग कहते हैं कि अच्छा, वो तो बहुत महँगा है और वो प्लग एंड प्ले भी नहीं है, वो आपकी फिलॉसफी को भी सूट नहीं करता है। तो आप रशियन एयरक्राफ्ट तो पहले से उड़ाते रहे हो, तो वही आप बात। सू-57 के 2 स्क्वाड्रन ले लो या 3 स्क्वाड्रन ले लो। सू-57 के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि उसका नाम एक 5th जनरेशन जेट का दिया गया है। लेकिन वो है एक्चुअली 4.5 जनरेशन। अ, अपग्रेडेशन के साथ। अगर आप उन्होंने बनाया लेकिन ना वो बहुत स्टेल्थी नहीं है। हम्म। क्यों? उसमें बहुत सारे मेटल पार्ट्स अभी भी एक्सपोज़्ड हैं, हम्म। है ना? उसका कम से कम जो पिछला पीछे से जो प्रोफ़ाइल है उस जेट का, है ना? पीछे वो बड़े-बड़े उसके इंजन्स दिखते हैं, तो वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो होता है कि उसकी पूरा डिज़ाइन, है ना? उसकी मतलब उसकी नोज़ से लेकर के उसकी टेल तक के, उसके सारे कंट्रोल सर्फेसेस, है ना? उसकी रडार सारी क्रॉस वेपन सेक्शन, बेस, हाँ। वो सब कुछ मतलब उस स्टेल्थ डिज़ाइन के अंदर हो। हम्म। है ना? एक्सटर्नल मतलब पॉन्टून्स वहाँ पे होते हैं, पाइलॉन्स होते हैं सॉरी, लेकिन उस पे आप लगा सकते हो, लेकिन वो हथियार भी अंदर कैरी करता है, उसके पहिए भी अंदर चले जाते हैं, उसके इंजन भी ढके हुए हैं, उसकी नोज़ मतलब पूरी तरह से वो हर तरफ से 360 स्टेल्थ अगर आप उसको बोलो, तो होती है। सू-57 इस पैमाने पर फिट नहीं बैठता है, पहली चीज़। वो बहुत स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है ही नहीं। ये बिल्कुल सही है, वो ज़्यादा स्टेल्थी है रशियन एयर फ़ोर्स के किसी भी पहले एयरक्राफ्ट से। उसके पहले जितने एयरक्राफ्ट रशियन एयर फ़ोर्स ने यूज़ किए या रशियंस ने बनाए, उससे छोटा उसका रडार क्रॉस सेक्शन होगा, ये मानने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन वो साढ़े 4 जनरेशन वाली बात है। पूरी तरह स्टेल्थी नहीं है। दूसरा, रशिया ने भी जो कैपेबिलिटीज़ सोची थी सू-57 में वो अचीव नहीं कर पाए। क्यों? एक उनका प्रोग्राम भी लेट हो गया बहुत सारी कारणों की हम्म। वजह से। फिर अब यूक्रेन वॉर आ गई है तो उनका फ़ोकस अब बँटा हुआ है। इन्वेस्टेड नहीं है उतना वो ज्यादा वो। वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन हम्म। उनके पास में वो तसल्ली नहीं है अभी। उन्हें क्या करना वो उस प्रोग्राम पे एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं अब। अब हम्म। उनको जितने एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यूज़ करने का उनके ऊपर प्रेशर है। ज़्यादा नंबर में वो इंडक्ट नहीं हुए हैं। जैसे F-35 के सैकड़ों मतलब सैकड़ों उसकी किस्तें हैं जो यूएस एयर फ़ोर्स यूज़ कर रही है। हम्म। दुनिया के कई देश उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। F-35 की एक सप्लायर चेन है। F-35 में मेंटेनेंस के लिए किन ओईएम से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो है। वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्टेड है। सू-57 में ये यात्रा पूरी हुई नहीं है। सू-57 एक अभी मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो एक 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 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। तो आप एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से
को एक प्रोडक्ट की तरह कैसे खरीदेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सबसे खराब चॉइस वही होगी, अगर हम सू-57 ले लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों ही लेंगे, तो क्या करेंगे? आपके पास फिर आमका को तो 10 साल हैं। वही चीज़ कि अब फिर अब क्या मतलब ऑप्शंस तो यही 2 मतलब खराब ही बोले जा रहे थे हाँ। कि इन 2 खराब में से अगर किसी को चूज़ करना हो बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इतनी डिस्कशन के बाद हमारा जो कहना है कि वो दोनों ही खराब हैं, एक तरीके से। देखिए, वो दोनों खराब हैं, क्यों? ज आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए हुँ, कि जो लोग कह रहे हैं कि आपको F-35 नहीं लेना चाहिए और सू-57 नहीं लेना चाहिए, दे कम विथ गुड इंटेंशंस, हाँ, है ना? वो उनका कहना ये नहीं है कि ये मत लो या वो मत लो, वो कह रहे हैं कि ये लेने से नुकसान हो सकता है एग्ज़ैक्टली। या आपकी ज़रूरत को वो सूट नहीं करता। तो जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है या आपके आगे के प्लान्स को खराब करती है, डिस्टॉर्ट करती है, तो उस प्रोडक्ट के पीछे भागने का मतलब क्या है? पॉइंट ये है। रही बात फिर कि आपके दिमाग में ये बात आ गई है कि चलिए हमें ऐसी स्थिति तो हमें नहीं समझ में आ रही है कि F-35 हमारे खिलाफ यूज़ हो। लेकिन हमें लगता है कि जो चाइनीज़ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं, हुँ, क हो सकता है कभी हमारा उनसे सामना हो। चीन हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल करे या पाकिस्तान हमारे खिलाफ उनको इस्तेमाल हुँ, करे। वैसी स्थिति में क्या किया जाए? तो इसका एक क्लियर आंसर तो किसी के पास नहीं है कि एग्ज़ैक्ट इसमें करना क्या चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कहा कि हमारे पास 2 खराब चॉइसेस ही हैं, 5th जनरेशन में। रही 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की बात, तो वहाँ पे फिर आपको मल्टीपल आपको टाइमलाइन्स एक दूसरे के ऊपर कास्केड होते हुए मिलेंगी। मैंने बताया आपको 170 एलसीए हम बना रहे हैं तेजस मार्क 1 एस, फिर 114 रफ़ाल हम खरीद रहे हैं। अब आप इनको मिलाकर देखेंगे तो 170 तेजस के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्टिंग की हुई है, ये आपकी सवा लाख करोड़ के आसपास है टोटल। हुँ, 114 रफ़ाल्स के लिए हम सोच रहे हैं 2 लाख करोड़। हुँ, इस बीच चलो वो नेवी के बजट से जाएगा, लेकिन हमको 63 हज़ार करोड़ में हम 26 रफ़ाल एम भी ले रहे हैं, है ना? और अभी हमें ये देखना है कि तेजस मार्क 2 जभी भी उसके प्रोटोटाइप सर्टिफ़ाई होंगे और जभी भी वो सीरीज़ प्रोडक्शन में जाएगा, जभी भी उसके ऑर्डर्स दिए जाएँगे, वो कब होगा एग्ज़ैक्टली, प्लस उसमें कितना पैसा दिया जाना है। और फिर आमका को भी आपको फंड करना है। आमका के बारे में भी हम 2 लाख करोड़ के रफ़ बॉलपार्क में सोच रहे हैं। तो इतना पैसा हम लेकर आएँगे कहाँ से? और इतना पैसा होगा तो क्या हम इन्हीं सारे प्रोग्राम्स में लगा देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत ध्यान से एयर फ़ोर्स को सोचने की ज़रूरत है, अभी तो। मतलब सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, हुँ। तो हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है मतलब 10 साल में ही जो होगा वही हो सकता है या फिर कुछ है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि कुछ तो हमें 5 साल में या मिल जाएगा? देखिए, एयरक्राफ्ट्स एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आप जिनकी डेवलपमेंट का जो समय है ना, थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है। हाँ। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है कि अगर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट अगर सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट्स आज अमेरिका से ही आते हैं। हुँ, तो आप वहाँ पे भी देखेंगे जो इन्होंने ये F-35 बनाया है या जो F-22 रैप्टर्स बनाए थे, 20-20, 25-25 साल उनको भी लगे थे बनाने में। हुँ, फ़र्क क्या है कि वहाँ 20 और 25 साल लगना के बाद उनके पास एक प्रोडक्ट था। हुँ, हमारे साथ क्या हो गया, हमने 20 और 25 साल लगाए लेकिन हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आया। मेहनत बहुत होनी चाहिए इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, ये बिल्कुल हम मानते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बहुत ही जनरस फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ये भी हम मानते हैं। थोड़ा आपको लिबरल होना पड़ेगा विथ योर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स, क्योंकि अब आप एक कोई नई चीज़ अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो हो सकता है विदाउट मैलिफाइड इंटेंट गलतियाँ हो जाती हैं, है ना? आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आपको थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी उनके लिए आपको निकाल के रखनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं नहीं, आए हैं, तो प्रॉब्लम वहीं पे है। अभी जो आप आम का के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो 5 साल में आ सकता है? आंसर इज़ नो। आम का 2035 में भी आ जाए, तो बहुत एक बड़ी बात। सुखद आश्चर्य ही होगा। अभी क्या स्थिति है, हमको देखना है कि पहले कंसोर्शियम कौन-सा चुना जाता है, 2 चुने जाएँगे। फिर ये 5 प्रोटोटाइप्स बनाएँगे, फिर इन प्रोटोटाइप्स के अलग-अलग ट्रायल्स होते हैं, लो स्पीड टैक्सी, हाई स्पीड टैक्सी, ग्राउंड ट्रायल्स होंगे, कई महीनों तक चलेंगे, फिर इनकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। फिर सर्टिफ़िकेशन के लिए कई घंटे उनको सैकड़ों घंटे इनको उड़ाया जाएगा। जैसे मार्क 2 की हमारे पास में एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है, वो हम जब बताएँगे तो उससे समझ में आ जाएगा। तो 5th जनरेशन को अभी कुछ टाइम है, ये हमको मानना पड़ेगा। तब तक के हमारे पास में एक ऑप्शन ये है कि हम जो हमारे 4th जनरेशन जेट्स हैं, एक रियलिस्टिक
अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएं कि हमारे पास फ्लीट में इस साल में कितने जेट्स होंगे, हम एचएएल के साथ में या पब्लिक प्लेयर्स के साथ में दूसरे या प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में मिलके कितने जेट्स और बना सकते हैं, इन जेट्स में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज को आप फ्यूज कर सकते हो, वही चीज है है तो। ना? वो चीजें आप अपने दुश्मन की कौन सी, चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, चाहे वो पीएलएएफ हो, इनकी कौन सी कमजोरियों को आप आइडेंटिफाई करके विथ व्हाट यू हैव एक्सप्लॉइट कर सकते हो, है ना? और ये टाइम जो आपको मिल रहा है, या ये जो एक ब्रीदर आपको मिलेगा इससे कि हाँ, ये एक मुश्किल समय है, हम थोड़ा सा चक करके निकाल लेंगे, उसमें हमें पूरी उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि आम का फ्रक्टिफाई हो जाए। हम्म लेकिन फिर ये एक वैसी चीज है कि आमका के पास में अब फेल होने का चांस है नहीं, हम्म क्योंकि हमने कह दिया कि F-35 लेना ठीक नहीं होगा। Su-57 के बारे में भी हम ये कह रहे हैं कि अभी वो प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है कि हम उसको लेने के बारे में सोचें। आमका भी नहीं आएगा अगर 10 साल बाद, तो हमारे हाथ में तो कुछ फिर नहीं हमारे है। हाथ में कुछ नहीं बचेगा। रही बात आपके 4th जनरेशन जेट्स की बात है, तो 4th जनरेशन जेट्स में एचएएल की पहले ये शिकायत होती थी कि उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, अब तो ऑर्डर्स भी है है। ना? तो फिर क्या हुआ, 48,000 करोड़ का ऑर्डर 83 मार्क 1 एस का उनको मिला 2021 में। इसमें 73 मार्क 1 एस थे फाइटर और 10 इसके एलसीए ट्रेनर वर्जन्स थे मार्क 1। फिर उसके बाद में अगस्त 2025 में अभी लास्ट टू लास्ट मंथ 97 एलसीए मार्क 1 एस के ऑर्डर हुए, है ना? इसमें 68 फाइटर होंगे और 29 इसमें ट्विन सीट वर्जन्स होंगे, ट्रेनर्स होंगे। तो एक तरह से ये आप 10 क्वाड्रंट्स की आप बात कर रहे हो, 62,000 करोड़ का इसके ऊपर खर्च होगा, उत्तम ऐसा इसमें लगेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी 2032 से 2035 तक के डिलीवर होंगे, है ना? क्योंकि कुछ समय इनको भी बनाने में लग जाएगा। पहले ऐसा कहते हैं कि 4 इंजन्स आ गए हैं और 7 या 8 इनके पास फ्यूजन जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो रेडी हैं विदाउट इंजन्स। तो जैसे-जैसे इंजन्स आते जाएँगे, इंजन्स को लगाया जाएगा, फिर उनकी वो सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स होंगी, जब उनको एचएएल कह देगा दे आर सेफ टू फ्लाई, फिर उनकी एक सेरेमनी में हो सकता है हैंडओवर किया जाए। अब आइए मार्क 2 में। अच्छा, मार्क 1 ए जिसको भी हम कह रहे थे, ये मार्क 1 ए की हम जब बात कर रहे हैं, तो मार्क 1 एस के साथ में भी एक प्रॉब्लम है कि वो भी अपने आप में एक कॉम्प्रोमाइज़ था। हम्म एयरफोर्स ने जब ये देखा कि मार्क 2 दूर है ना? अभी वो ड्राइंग बोर्ड पे है, उसको टाइम लग रहा है और मार्क 1 को ही मार्क 1 की ही तब सर्टिफिकेशन फ्लाइट्स चल रही थी। उस टाइम पे एयरफोर्स ने सोचा कि अच्छा, ये ऑफ़र किया गया एचएएल और डीआरडीओ की तरफ से कि मार्क 2 को कुछ टाइम है अभी, तो हम ये करते हैं कि तेजस मार्क 1 में ही कुछ हम चीज़ें बढ़ाते हैं, हम्म है ना? एक बेटर वर्ज़न उसका लेके आते हैं। जो आपका फीडबैक है थोड़ा-सा उसको इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में है उसको ले आते हैं और वहाँ पर आकर के हम एक मार्क 2 के नीचे एक मार्क 1 ए पे आकर के हो जाएँ। एयर फ़ोर्स एक्चुअली मार्क 2 में ही इंटरेस्टेड थी। हम्म लेकिन अब मार्क 2 इतना दूर उनको, जब ये डील्स हो रही थी 2021 में, अभी ये 2025 में दूसरा आया है, इसके लिए ग्राउंड वर्क 8-8, 10-10 साल से चल रहा है। हम्म तभी एयर फ़ोर्स कुड सी कि नहीं, मार्क 2 कहीं नहीं दिख रहा हमको, इसलिए उन्होंने किया। मार्क 2 है कहाँ पे? मार्क 2 अभी बन रहा है, 2025 के मिड में बताया जा रहा था कि 60% समथिंग उनका काम हो चुका है और इस साल के एंड में, है ना, दिसंबर के आसपास उसका एक प्रोटोटाइप मिलेगा। उस प्रोटोटाइप की दिसंबर से मार्च 2025 चल रहा है, 26 तक लो और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स होंगे, ग्राउंड ट्रायल्स होंगे। जुलाई या अगस्त में अगले साल 2026 में हो सकता है इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो। इसके बाद फर्स्ट फ्लाइट के बाद में 2027 से 28 में 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे मार्क 2 के। सीरियल प्रोडक्शन से पहले 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इन 4 प्रोटोटाइप को 1000 घंटे उड़ा के देखा जाए, है ना? आप ऐसा लगा लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट, एक एयरफ्रेम पे वो 250 घंटे, और ये बहुत फ्लाइंग होगी और इस पूरे फ्लाइंग के दौरान सारे पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, सेंसर्स चेक किए जाएंगे, है ना? और उसको फिर सर्टिफाई भी किया जाएगा। पहली चीज़ होती है सेफ्टी, कि हम्म एयरक्राफ्ट क्या, इज़ द एयरक्राफ्ट सेफ टू फ्लाई। दूसरी चीज़ होती है कि जो कैपेबिलिटीज़ आपके कस्टमर ने, इंडियन एयरफोर्स ने आपसे डिमांड की थी, क्या ये इसमें है? और तीसरा फिर है परफॉर्मेंस,
कि ये सेफ भी है, इसके अंदर फीचर्स भी हैं, अब ये कितना परफॉर्म कर सकता है, इसका एंड्योरेंस कितना है, कितने तरह के ऑपरेशंस को ये रन कर पाएगा। ये सारी चीज़ें इस दौरान हमको पता चलेंगी और कह रहे हैं कि 2029 29 से में 2029 में इसका प्रोडक्शन चालू होगा, मतलब आज से 4 साल पहले। तो मतलब रिया तेजस प्रोग्राम से तो बहुत उम्मीद है, मतलब एक बोल सकते हैं ना कि क्योंकि यही है जो इंडिजिनियस, जिसे एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये बहुत समय से इस पर काम चल रहा है और अभी तक आकर अब आप बता रहे हो कि 2029 में जाकर मार्क 2 आएगा। मार्क टू जो आएगा। एक्चुअली वो जेट है जिस प्रोडक्शन शुरू अगर अगर अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो हम्म। की बात हो रही है। हम्म। और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने जिनका सॉल्यूशन निकालने में आपको कई बार टाइम लगता है। तो 2029 जो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कुछ भी नहीं बिगड़ता है तो वो तो स्थिति है। होगा। उसी स्थिति में अगर उससे 1-2 साल आगे चला जाता है तो मुझे कोई ख़ास आश्चर्य नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मेक इन इंडिया हुँ, वाली चीज है, जी। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज की तरह काम कर रही है? पूरी तरह डिसएडवांटेज नहीं है। पूरी तरह डिसएडवांटेज इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेक इन इंडिया या मेक इन इंडिया को बहुत लोग करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन से जोड़ते हैं, हम्म। लेकिन ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस हम्म। ये वाईवी चौहान के ज़माने से बोल हम्म। रहे हैं जब 1962 में वीके कृष्ण मेनन को हटाया गया। चीन के साथ जब लड़ाई हुई और उसके बाद ये आए थे वाईवी चौहान डिफेंस मिनिस्टर बने, महाराष्ट्र से वो आते थे। उस टाइम से डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। 60s से। तो और बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की भी हैं जैसे डीआरडीओ और एचएएल ने ही मिलके एएलएच आपके बनाए हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो ध्रुव आपके हैं। अभी हम्म। उनकी ग्राउंडिंग हो गई है लेकिन वो बहुत बड़े नंबर में ऑलमोस्ट 300 के करीब आर्मी और एयरफोर्स मिलकर उड़ा रहे थे और वो आपकी रोटर फ्लीट की एक तरह से बैकबोन बन गई थी स्पेशली आर्मी एविएशन कोर में। ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम आई है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है एज वी स्पीक। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने इतने सारे हेलीकॉप्टर्स इंडिजिनियसली बनाए, हम्म। है ना? उससे रोजगार पैदा हुआ, उससे आपकी सेनाओं को एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसमें वो जिसके लिए वो किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है, हम्म। जिसको कोई कंट्री सैंक्शन नहीं कर सकती है। तो एक इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाने के हमेशा फ़ायदे होंगे ही होंगे। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर समय पे डिलीवर होगा तो तो और उन क्वालिटीज़ के साथ डिलीवर होगा जो माँगी गई थी तो। तेजस के साथ में ये हुआ जैसे हमने पहले कहा कि तेजस एक इतना स्ट्रेच हो गया ना उसका टाइमलाइन। मतलब इतना देर से वो आया कि उसका उससे जो आने वाली खुशी है वो थोड़ी-सी कम हो गई और उसके अंदर जैसे बहुत ही स्क्वेयरली कह दिया जाता है कि एचएएल की गलती थी या इंजन डीआरडीओ ने बहुत काम हाँ। नहीं किया। लोग हर तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसका एक सच ये भी है कि एस ताली बजाना 2 हाथों का काम होता है। हम्म। अगर इट टेक्स 2 टू क्लैप तो आप अगर एचएएल के लोगों से मिलेंगे या डीआरडीओ के लोगों से मिलेंगे तो वो ये कहते हैं कि हमको एक इतना डॉन्टिंग टास्क दिया गया था, इतना बड़ा ब्रोशर पकड़ाया गया था कि वो सारी चीज़ें अगर हम इन वन गो करने जाएँगे, वो बन ही नहीं सकता है। और बहुत डिस्कस होता है पाकिस्तान ने जो जेएफ-17 के साथ में किया। जेएफ-17 पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलके बनाया, जैसा हमारे यहाँ एचएएल है हम्म। बैंगलोर में, वैसे ही पाकिस्तान का पीएसी कामरा है, जहाँ पे वो लोग अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं। 1995 में एमओयू होता है चीन के साथ और 2010 में वो जेट इंडक्ट हो जाता है। जब वो 2010 में जेट इंडक्ट होता है, तब वो सिर्फ उड़ने के काबिल होता है। बहुत बेसिक फाइटर जेट, है ना? उसके 2 मिसाइल उसके अंदर लग सकती है, कुछ उसके अंदर डम बॉम्ब्स लग सकते हैं, उसको वो रिलीज़ कर सकता है। लोगों ने कहा कि अरे यार ठीक है बना लिया लेकिन कौन सा आपने भाड़ तोड़ दिया, चल रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ? वो एक ब्लॉक 2 लेके आए उसका। कुछ टाइम हुआ, आज जब हम बात करें 2025 में ब्लॉक 3 यूज़ कर रहे हैं हम्म। और ब्लॉक 4 पे वो काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बेसिक जेट जिसको लेकर के इंडिया में पहले कभी जेएफ-17 पे इंडिया में बहुत ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वो ना वो प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस था, ना वो एयरक्राफ्ट बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ के साथ में आया था। आज पाकिस्तान में जेएफ-17 प्रोग्राम में जो ब्लॉक 4 आने वाला है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो एसा रडार लगाएँगे, है ना? नई मिसाइल्स कंडक्ट करेंगे, ज़्यादा लंबी दूरी की और वो उसको एक्सपोर्ट करने की बात भी कर रहे हैं। तो आपको ये देख तो जो लोग जेएफ-17 का उदाहरण सामने रखते हैं, उनका कहना यही है कि अगर हमने
अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा चेक में रखा होता, हम्म हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिमांड ना की होती, हम एक बेसिक एयरक्राफ्ट को एक्सेप्ट करते और आने वाले इटरेशंस में सुधार की गुंजाइश को हम्म ज़िंदा रखते, तो वो एक सही तरीका होता। उनका बेसिक कहना मतलब इन अ नटशेल इन लोगों का ये है कि एयरफ़ोर्स ने बहुत डिमांड्स रखी और इतनी डिमांड्स रखी कि उनको डिलीवर करते-करते डिले हुआ है। लेकिन फिर ये ब्लेम दोनों तरफ शेयर होता है। एचएएल ने भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें प्रॉमिस की हैं वो टाइम पर डिलीवर ही दी कर हो, दी। हाँ। जैसे अगर वो कह रहे हैं कि एयरफ़ोर्स ने बहुत एक डॉन्टिंग टास्क दिया, ब्रोशरबाज़ी कहते हैं कि दुनिया भर से ब्रोशर में जो-जो अच्छा दिखता है वो इंक्लूड करके दे देते हैं। ये कहा जाता है डिफेंस सर्कल्स में कि ब्रोशरबाज़ी बहुत होती है इंडियन डिफेंस में। टू एन एक्सटेंट वो सही भी है। जिस तरह के हमारे यहाँ एएसक्यूआर या जीएसक्यूआर आते हैं, वो कहीं देखने को मिलेंगे भी नहीं आपको। लेकिन फिर एयरफ़ोर्स कहती है कि फिर आपने 40 साल भी तो ले लिए बनाने में। और तो वो अब इतना डिलीवरेबिलिटी। टाइम लगाने के बाद भी बना क्या? तो हम उस चीज़ में फँसे हुए हैं। अब एक ऐसी स्थिति में हम हैं, जहाँ पर हम एयरक्राफ्ट्स नए खरीद नहीं पा रहे हैं। हम्म क्यों? क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना? 2 लाख करोड़ में 114 रफ़ाल खरीदने की बात हो रही है। आई डाउट कि सरकार इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करेगी। ग एयरफ़ोर्स ने ज़रूर एमओडी को दिया है और मैं मानता हूँ कि कुछ रफ़ाल खरीदे जाएँगे, लेकिन क्या उनकी संख्या 114 होगी? आई डोंट थिंक सो। बाहर से खरीदने में ये प्रॉब्लम है कि आप इतना पैसा बाहर लेके जा रहे हो। इंडिया में डेवलप आप कर पा रहे हैं क्या? इंडिया में डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है कि बहुत लंबा समय लग गया, है ना? मार्क 1 एज़ अभी आ नहीं पाए हैं, मार्क 2 वन अभी प्रोटोटाइप बन रहा है, आमका के बारे में अभी कंसोर्शियम की को सिलेक्ट किया जा रहा है एंड बाय दैट टाइम आपकी जो फ्लीट है वो उसका घटती जा रही है। स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है और एयरफोर्स के साथ में सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि एयरफोर्स के पास में फाइटर फ्लीट उनकी छोटी होती जा रही है। एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी स्थिति में आ रही है जहां इनको रिफ्यूलर्स की कमी आने वाली है। हमारे पास रिफ्यूलर्स नंबर में तो कम ही हैं। हम्म जितना हमको जैसे इंडियन एयरफोर्स ऐसा नहीं, इंडियन एयरफोर्स को कितने कहाँ-कहाँ पे करना है। इंडियन एयरफोर्स को हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स पे जाना है, जो नॉर्मल मिशंस माने जाते हैं, है ना? डे टू डे। फिर आपको जो ईस्टर्न फ्रंटियर है आपको आपको वहाँ फ्लाइंग की ज़रूरत है। एयर फ़ोर्स के कई एसेट्स जो हमारा बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, उसके ऊपर भी रेगुलर फ्लाइंग करते हैं, इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन नेवी। तो जो बड़े मिशंस पर जहाँ आप जाओगे, जहाँ आपको ज़्यादा लंबे मिशंस कैरी आउट करने हैं, वहाँ आपको रिफ्यूलर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिंदूर जैसे मिशंस को जब आपको प्लान करना है, तो आपको रिफ्यूलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रिफ्यूलर्स हमारे पास नंबर में कम है ना? इल्यूशन प्लेटफ़ॉर्म्स पे बने हुए हैं, पुराने होते जा रहे हैं। नए रिफ्यूलर खरीद हम नहीं पा रहे हैं, नए रिफ्यूलर हम लीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बीच में ये भी चला था कि नए रिफ्यूलर्स किराए पे ले लेंगे अमेरिका से। इसके अलावा आपके पास में स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट जैसे सी-17 हमारे पास में है ना? सी-130 हमारे पास हम्म में है। इनकी संख्या हमारी बहुत कम है। इल्यूशन की फ्लीट यहाँ भी अब उतने काम की रही नहीं, जो पुराने गजराज वगैरह, IL-76 वगैरह हमारे यहाँ जो यूज़ होते थे वो। इसके अलावा एवैक्स जो एक उड़ता-फिरता कंट्रोल टावर आप कह सकते हैं, आपको जो बैटलफ़ील्ड पर्सपेक्टिव हम्म मिलता है उससे, है ना? दुश्मन के प्लेन्स कब आपके टेक ऑफ कर रहे हैं, आपके एसेट्स इस थिएटर में कहाँ पे हैं, है ना? उनकी लाइव ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के लिए एवैक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। इनकी भी संख्या हमारे पास कम है। तो हम एक ऐसी स्थिति में जाते जा रहे हैं कि हमारे पास में प्रोग्राम्स पाइल अप हो गए हैं, बजट हमारा टाइट होता जा रहा है और हमारे जो दुश्मन हैं या जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं जी। उनके पास में नए-नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। जैसे ये चीज़ सुनकर के लोगों को शायद खराब लगेगा, लेकिन अगर आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम तुलना करें, हो सकता है कि एलसीए तेजस मार्क 1 ए एक बेहतर एयरक्राफ्ट हो हम्म जेएफ-17 ब्लॉक 3 से। लेकिन अगर आप एक प्रोग्राम की मैच्योरिटी को देखें या एक प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा है, तो प्रोग्राम जेएफ-17 का ज़्यादा सक्सेसफुल है। पाकिस्तान ने कम से कम ये एक चीज़ हमसे बेहतर क्रैक की है कि एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट और एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन कैसे साथ में चलाना है, जो हम अभी शायद अभी सीख ही रहे हैं या हम हम्म आने वाले समय में क्रैक करेंगे। चाइना से आप तुलना करके देख लीजिए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि चीन को लेकर के हमारे अंदर जो एक वो भावना है ना? बीन काउंट की कि वो 150 जेट 1 साल में बना कर के इंडक्ट कर लेते हैं।
खरीदते नहीं है अब तो। 60 स्क्वाड्रंस का कहा जाता है कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस प्रेशर से ना बाहर निकल आना चाहिए अब। अभी आने वाले शायद 10 या 20 सालों तक अनलेस कोई चमत्कार हो, हम्म। है ना? चीन से मतलब हमारी सीधी भिड़ंत होगी जिसमें हमको उनसे नेक टू नेक कम्पीट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति अभी नहीं होने वाली है हमारी। हम ऐसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे ये दायित्व होगा इंडियन आर्म फोर्सेस का कि अगर चीन की तरफ से एग्रेशन होता है तो वो अब मातृभूमि की रक्षा करें, है ना? जो भी उनके पास होगा उससे वो लड़ेंगे ही और चीन को वहीं पे इन इट्स ट्रैक्स वो रोक भी लेंगे। लेकिन नेस्तनाबूद कर देंगे, धूम कर देंगे, चित कर देंगे। हमें इस या उनकी हम बराबरी कर लेंगे किसी तरह से नंबर्स में और कैपेबिलिटी में। मुझे लगता है उस प्रेशर से हमें बाहर आना चाहिए क्योंकि चीन एक अलग मुल्क है, उसका साइज़ अलग है उस ज्योग्राफी में, उसका एम्बिशन अलग है, उसकी पॉपुलेशन अलग तरह से सोचती है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, R&D में या रिवर्स इंजीनियरिंग में या कह लीजिए क्लासिकल चोरी में, बहुत उन्होंने आगे। बहुत मेहनत की है और बहुत गंभीरता के साथ में काम किया है। उसकी बराबरी बराबरी करना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम ऐसा कुछ भी कर रहे हैं कि हम उनको चेज़ भी करने की स्थिति में अभी नहीं हैं। तो मैं कोई डिफीटिस्ट माइंडसेट से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। चीन को अपनी चीज़ें करने दीजिए। चीन का कॉम्पिटिशन वो वैसे भी हमारे पीछे नहीं पड़े हुए हैं, हम्म। है ना? आप अगर उनके बॉर्डर इश्यूज़ देखेंगे तो वो साउथ चाइना सी में बाकी देशों के पीछे पड़े हुए हैं। ग्लोबल लेवल पे वो यूएस से से कम्पीट बीट कर कर रहे हैं। रहे हैं। तो भारत चीन की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हमें भी चीन को अपनी सबसे बड़ी समस्या नहीं बनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो कैपेबिलिटी को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहाँ? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में। आप उसमें पब्लिक सेक्टर की खूबियों को शामिल कीजिए, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर की खूबियों को शामिल कीजिए। फिर आप देखिए अपने वॉलेट की तरफ कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके पास में इतना पैसा है कि आप इंडिजिनस प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकते हैं और फिर आपके पास थोड़ा और पैसा है, आप बाहर से रफ़ाल भी ले लीजिए। बहुत पैसा बचता है, आप सू-35, सू-57 लीजिए, F-35 लीजिए, लेकिन ये सारे बाद के ऑप्शंस हैं। और एक रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर आना चाहिए कि हमारा जब मैं कहता हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है, तो उसमें दोनों चीज़ों का रियलाइज़ेशन है कि हमको वेस्टर्न बॉर्डर्स पे खुद को डिफेंड करने के लिए क्या चाहिए, हमको ईस्टर्न बॉर्डर्स पे खुद को डिफेंड करने के लिए क्या चाहिए। आपके दिमाग में अगर अगर आप इस प्रेशर में रहोगे कि आपकी एयरफ़ोर्स का या आपकी आर्मी का या आपकी नेवी का आकार चीन से बड़ा होना चाहिए या उनके पास 5th जनरेशन है तो मेरे पास 6th जनरेशन होना चाहिए। जब तक हम ये प्रेशर फ़ील करते रहेंगे तो हम प्रेशर ही फ़ील करते रहेंगे। हम्म। वही चीज, जैसे मैं ना आमका में भी पढ़ हुँ, रही थी तो उसमें नेवी का भी बताया गया कि हुँ, टेड BF ट्विन डेस्क हुँ, इंजन फाइटर प्रोग्राम। तो इंडियन एयरफोर्स की तो भी फिर भी बात हो रही है, वो हुँ। तो मुझे लगता है जैसे हम बात भी कर रहे थे कि वो जी। बस थ्योरेटिकल ही चल रहा है वो मामला अभी तो। देखिए टेड बीएफ के बारे में ये है कि टेड बीएफ के बारे में बातें खूब हुई हैं हम्म। और बार-बार डीआरडीओ ने अपनी इंटेंशन को डीआरडीओ ने, एचएएल ने अपनी इस इंटेंशन को आगे रखा है कि हम नेवी के लिए भी एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होगा। जैसे आप उसको रफाल एम से या मिग-29 से कंपेयर कर हम्म। सकते हैं। 2 इंजन्स होंगे उसके अंदर और डेक बेस्ड फाइटर होगा, यानी वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करेगा और और उसी अरेस्टेड पे लैंडिंग का हाँ। उसमें प्रावधान होगा। इन खूबियों के बारे में कल्पना की गई है। लेकिन रियलिस्टिकली हम इस प्रोग्राम में कितने आगे बढ़ गए हैं, इसकी जानकारी बहुत सारी पब्लिक डोमेन में नहीं, क्योंकि हम बहुत आगे गए भी नहीं हैं। पहले क्या सोचा गया, एलसीए नेवी जब आया, तो एलसीए वो एक आफ्टर थॉट था। टेड बीएफ का विचार कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। एलसीए के बारे में सोचा गया जब हम इंडियन एयरफोर्स में सोच रहे थे मिग-21 के रिप्लेसमेंट के बारे में 1980s में। हम्म। इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। तो एयरफोर्स के लिए एक जेट के बारे में सोचा। जब प्रोग्राम बहुत आगे चला गया तब एक थॉट आया कि यार अगर हम एयरफोर्स के लिए एक जेट बना रहे हैं तो क्या नेवी के लिए एक जेट नहीं बनाना चाहिए? तो कहा गया कि अच्छा ये तो बन ही रहा है। जैसे आपके घर में होता है ना कि बड़ा जब लड़का बड़ा हो जाता है और छोटा भाई है, तो उसके पुराने कपड़े पहन के फिर उस भाई को हम्म। पहनाते हैं। तो एक उस तरह का एक थॉट था कि आप एक एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के लिए ही, देखिए मज़ाक की बात नहीं है। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम्म।
है ना? चाहे वो सिविलियन हो। आप मिलिट्री एविएशन की बात कर रहे हो, मिलिट्री एविएशन में भी जो नेवल एविएशन है, वो उसका भी कटिंग एज है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको फ्रॉम द आउटसेट सोचा गया था कि वो रनवे से टेक ऑफ करेगा, वो रनवे पे लैंड उतरेगा, करेगा। वो इंडियन एयरफोर्स के डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से जो मिशंस होंगे उनको पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। उसमें मिसाइल्स इस तरह के होंगे, उसमें सेंसर्स इस तरह के होंगे। उस एयरक्राफ्ट को आप एक तैरते हुए शिप के ऊपर उतारने की जब कोशिश करेंगे, तो आपको इतने चेंजेस करने पड़ेंगे कि उसका ना चरित्र ही हाँ, एलसीए नेवी बना। एलसीए नेवी बनने के बाद में एलसीए नेवी ने जो आपकी आईएनएस हंसा है गोवा में, वहाँ पे स्की से उन्होंने उसने जंप करके दिखाया और जो इंडिया के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, है ना? आईएनएस विक्रांत, विक्रांत। उसके ऊपर उसने लैंड करके भी दिखाया है। मतलब वो एक बड़ी आइकॉनिक वो तस्वीर थी कि भारत में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर भारत में बना हुआ एक नेवल फाइटर जेट, है ना? चाहे वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हो, प्रोटोटाइप हो, उसने लैंड किया। लेकिन एयर नेवी ने बहुत स्क्वेयरली तब कहा था कि ये जेट हमारी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है। हम्म। है ना? जो उसकी वेट कैटेगरी है उनकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, जो एंड्योरेंस उसका है उनके हिसाब से नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक एयरफ़ोर्स के लिए सोचे गए जेट में कुछ चेंजेस किए, है ना? हुक लगाया, उसका अंडर कैरेज का आपने साइज़ बड़ा किया, तो उसका कैरेक्टर आपको काफ़ी चेंज करना पड़ा, इतना कि वो फिर प्रोहिबिटिव हो गया, नेवी के लिए वो किसी ज़रूरत का नहीं रहा। नेवी ने उस प्रोग्राम में इसलिए पार्टिसिपेट किया एलसीए नेवी में क्योंकि वो देखना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे डीआरडीओ इंजीनियर्स को कि आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जब लेके आएँगे, तो ये एक्सपेरिमेंट्स ये जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इससे जो आपको अनुभव मिल रहा है, वो आपके काम आ जाए। टेड बीएफ इसलिए सोचा गया क्योंकि हमने ये देखा कि आपके पास मिग 29 केज़ हैं, जो आईएनएस विक्रमादित्य पे तैनात हैं हाँ। और एक स्क्वाड्रन उनका आईएनएस हंसा पे भी रहता है। उनका भी अवेलेबिलिटी रेशियो पुअर है। वो सू-30 वाली कहानी वहाँ पे भी है। कुछ क्रैशेज़ उसके हुए हैं और नेवी का मानना है कि इन एयरक्राफ्ट्स को अभी बहुत अपग्रेड करके इनकी लाइफ़ को बहुत आगे हम लेके नहीं जा सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने इसीलिए फिर रफ़ाल एम के बारे में सोचा भी गया। तो उन्होंने यही किया फिर। उन्होंने एक नए जेट के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। 63,000 करोड़ के 26 आएँगे, जिसमें से 22 फाइटर्स होंगे और 4 आपके ट्रेनर्स होंगे। इस कॉस्ट पे अगर आपको कुछ नेवी के जो शोर बेस फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे स्क्वाड्रन्स रखने हैं, आपके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके ऊपर आपको स्क्वाड्रन्स तैनात रखने हैं, तब आपको जिस नंबर के बारे में आप सोच रहे हो, उतना बजट नेवी को कभी मिलता नहीं है। मिलता नहीं उसको है, एक हाँ। सिंड्रेला सर्विस कहा जाता है। उसको कम पैसा मिलता है, जो बड़ी पहले आर्मी को सबसे ज़्यादा, फिर एयरफोर्स को, फिर उसके बाद में नेवी को, इस तरह से इन जनरल चीज़ें इस तरह से चलती हैं। तो फिर एक विचार आया कि इन फ्यूचर हमको एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड टेक बेस्ड फाइटर होना चाहिए। तो नेवी की रिक्वायरमेंट क्या है? नेवी 2 इंजन्स इसलिए चाहती है क्योंकि उनको बहुत थ्रस्ट चाहिए। हुँ। उनको स्की से जंप करना है ना, तो एक सिंगल इंजन जेट के लिए वो मुश्किल चीज़ होगी, अनलेस उसमें बहुत बड़ा इंजन लगा हो। उनको एंड्योरेंस चाहिए, वो लंबे मिशंस फ्लाई करना चाहते हैं और उसके बाद वो वापस उस कैरियर पे लैंड भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर के बारे में, तो इनका आइडिया ये था कि फ्रॉम द आउटसेट हम एक नेवल फाइटर के बारे में सोचेंगे और उसको एक नेवल फाइटर की तरह ही डिज़ाइन करेंगे, नेवल फाइटर की तरह ही डेवलप करेंगे, नेवल फाइटर की तरह ही सर्टिफ़ाई करेंगे और तब ये जो एलसीए नेवी वाली जो प्रॉब्लम आई कि आपने जो तेजस था, उसमें चेंजेस किए, उसमें चेंजेस करने के बाद में आपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे उसको लैंड भी करके दिखाया। उसके बाद भी नेवी की तरफ से यही आया कि ये हमारी ज़रूरतों को सूट करेगा नहीं। तो इससे बचने के लिए टेड बीएफ का विचार आया था। लेकिन टेड बीएफ अभी जैसे मैंने कहा कि अभी बातें उसमें खूब हुई हैं, लेकिन हमको एक्चुअल काम होते हुए देखने में टाइम है। मतलब वही चीज़ें हैं कि आम का हो, जितने भी हुँ, प्रोग्राम्स हैं, हुँ। उनकी अभी सिर्फ़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि क्या। आमका में तो ये है कि आमका में तो कंसोर्शियम्स की जो बिड है हाँ, 30 सितंबर तक के वो ली जानी थी। वो तो आमका फिर में भी चीज़ें शुरू, आगे बढ़ गई हैं। लेकिन टेड बीएफ में नहीं हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम टॉपिक से वेयर ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद आ गई
इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं एडमिरल अरुण प्रकाश, 1971 वॉर के हीरो, है ना? उन्होंने तब एयरफोर्स के साथ में फ्लाइंग की थी और उन्हें गैलेंट्री मेडल भी मिला। हिंदुस्तान के सबसे डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर हैं वो आज की डेट में जीवित। अरुण प्रकाश ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये कही है कि जैसे इस बातचीत में भी आया ना कि टेड बीएफ का ज़िक्र सबसे लास्ट में आया हाँ। और सबसे कैजुअली भी हुँ। आया। उनका कहना है कि इट इज़ ईज़ियर टू डिज़ाइन अ नेवल फाइटर और उसको अडॉप्ट करना फॉर एयर फोर्स के लिए। है ना? कि आप एक नेवल फाइटर को डिज़ाइन कीजिए, डेवलप कीजिए और उसको एयर फोर्स के लिए अडॉप्ट कर लीजिए। इसका उल्टा मुश्किल होता है। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताई कि रफ़ाल जो हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, वो एक्चुअली एक नेवल फाइटर के रूप में ही उसकी कल्पना की गई थी। फ्रेंच एयर फोर्स के लिए जो रफ़ाल मरीन था, है ना? या जो नेवल वर्ज़न था हुँ। उसको अडैप्ट करके मतलब इंडिया ने एयर फोर्स से वो नेवल वर्ज़न पे गए, फ्रांस ने नेवल वर्ज़न से एयर फोर्स वाला काम किया। और वो एक्सपेरिमेंट सफल भी है, हम लेते भी हैं एयर फोर्स के लिए रफ़ाल। हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि रफ़ाल मरीन रफ़ाल का नेवल वर्ज़न है, जबकि हाँ, असली बात ये है कि जो रफ़ाल है, वो रफ़ाल मरीन का एयर फोर्स वर्ज़न है। यानी नेवी के लिए एयरक्राफ्ट बनाना कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एयर फोर्स से ज़्यादा। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट अलग हाँ। तरह की है कि एयर फोर्स में बिल्कुल जो एयर फोर्स भी फ्लाइंग करती है, फाइटर फ्लाइंग करती है, वो बहुत जटिल मिशंस होते हैं, उसके लिए भी बहुत स्किल की ज़रूरत पड़ती है, वो भी अपने तरह से एक कटिंग एज वर्ल्ड ही है। लेकिन नेवी जैसी रिक्वायरमेंट कहीं नहीं होती, वैसी डिमांड कहीं नहीं होती है कि आप इतने से रनवे पे हुँ, आप उतर के दिखाइए। अब अच्छा वो रनवे ऐसा भी नहीं है कि वो स्टेबल है, वो हुँ। रनवे हिल रहा है ना? अगर आप मिस करते हैं तो आपके पास में आप ओवरबोर्ड हो आप उस नीचे ना गिर जाएँ, आपको गो अराउंड मतलब हर तरह की वहाँ पे जो चुनौतियाँ हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं उनके लिए। फिर इस तरह की चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं कि जो समंदर है वो एक बहुत कोरोसिव एनवायरनमेंट होता है ना? जो सी ब्रीज़ है उसके साथ में पानी की बूँदें आ रही हैं, उसमें नमक है, कोरोजन एक प्रॉब्लम आती है, तो मेंटेनेंस की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आपको एक चलते-फिरते हैंगर में उसको जिसके अंदर सारी चीज़ें हिल रही हैं, आपको उस एयरक्राफ्ट को मेंटेन भी करना है। तो इस तरह के मतलब वो यूनिक चैलेंजेस उसके होते हुँ। हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रू। तो मुझे लगता है इस एपिसोड में सारा ही कवर कर लिया हाँ, हमने एयरफोर्स से लेकर नेवी तक क्या-क्या प्रोग्राम्स जो हैं पाइपलाइन में चल रहे हैं एयरफोर्स के और आम का प्रोग्राम के बारे में बातचीत की कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए हम एस्पिरेशन जो रखे हुए हैं। हुँ। बिडिंग चल रही है कंपनीज के द्वारा। बिडिंग हो गई है मतलब बिड्स उन्होंने सबमिट कर दी हैं सरकार के पास में। अब एक कमिटी है डॉक्टर पिल्लई की। डॉक्टर पिल्लई बहुत नामी साइंटिस्ट हैं और ब्रोमोस एयरोस्पेस को उन्होंने हेड किया था। तो मतलब उनके पास में एक उनका नाम है। इनके पास इनकी जो कमिटी है उनके पास में जाएँगी, इनको ये इवैल्यूएट करेंगे और ये जो बिड्स गई हैं उसमें से ये 2 चुनने वाले हैं। तो इसको चुनने के बाद 2035 तक जाकर हम कुछ कह सीरियल सकते हैं प्रोडक्शन में कि देखेंगे। आम का से हमें कुछ मिलेगा। आपका इस एपिसोड के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा चाहिए होगी फौजी के एपिसोड में तो वो भी हमें बताएं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सीट्स भी बदल ली हैं। दर्शक चाहते थे कि हाँ, कंफर्टेबल सीट्स दी जाएं तो हमें कंफर्टेबल सीट्स भी मिल चुकी हैं। शुक्रिया।